नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं रायबरेली। लोग कहते हैं कि ये गांधी परिवार का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं, गांधी परिवार का गढ़ है। अब सवाल ये है कि वाकई ये गढ़ है या फिर मीडिया में बनाया गया एक मिथक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी सवाल खड़े होते हैं कि जैसे जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीतती नहीं है, सारी की सारी सीटें हार जाती है। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव होता है तो यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। तो वाकई क्या ये गढ़ है, ये जानने और समझने के लिए पब्लिक ओपिनियन तो शायद वो नाकाफ़ी हो। तो हमने सोचा एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ टीचर्स मिलते हैं, प्रोफेसर्स मिलते हैं, और इससे बेहतर जगह रायबरेली में तो कोई हो ही नहीं सकती। ये फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने इस कॉलेज की स्थापना की थी, अपने हाथों से इसे बनाया, और ये अपने आप में रायबरेली के लिए एक धरोहर भी माना जाता है कि कॉलेज नामी है। यहाँ की एक एक ईंट के ऊपर किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति, किसी बड़े मंत्री की यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अंदर, कुछ प्रोफेसर से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली वाकई गांधी परिवार का गढ़ है या नहीं। तो हम मौजूद हैं फिरोज गांधी कॉलेज के 3 प्रोफेसर्स के साथ, ये जानने और समझने के लिए कि क्यों रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वाकई गढ़ है नहीं है, और एक हिस्सा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी की वर्तमान जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसका क्या, उसको कह सकते हैं कि लव-लुभाव क्या है, क्या राहुल गांधी हारेंगे, जीतेंगे, क्या परिस्थितियां बनी हुई, किन के फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, जो यहाँ उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किया क्या वो लड़ने लायक हैं, नहीं हैं, गलती हो गई, ये तमाम तरह के सवाल को हम लोग ये करेंगे। तो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है यहाँ। सर आप अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार, HOD कॉमर्स। पहले मुझे ये बताइए कि रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ क्यों कहा जाता है, कि वाकई कोई साख ऐसी है रायबरेली के लिए, गांधी परिवार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिस वजह से इसको गढ़ माना जाता है? अब सर ऐसा है कि हम लोग जब ज्वाइन किए उस समय के पहले से ही यहाँ पर इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, उनका परिवार, वही लोग लड़ते रहे, और कुछ स्थितियाँ ऐसी रहीं कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था, जैसे कि एक इंसिडेंस है इसी कॉलेज का कि भारत की कैबिनेट यहाँ हो चुकी है, भारत सरकार की कैबिनेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस, सब लोग यहाँ मौजूद थे। इस कॉलेज में यहाँ पे? हाँ, इस कॉलेज की फील्ड में ऐसा भी हो चुका। अच्छा, हम लोग भी सुनते थे, जब आए तो ऐसा हो चुका था, तो हम लोग, अच्छा दूसरा, अब फिर बाद में सोनिया जी लड़ी, वो जीती, लड़ती रहीं, और जहाँ तक देखिए उनका गढ़, भाई अब उनका लगाव उस समय से है, 52 से है। अब 52 में वो कुछ ऐसा करे, जैसे अब इस कॉलेज का थोड़ा हमने जो सुना है कि साहब वो पैदल जाते थे फिरोज गांधी साहब कि भैया हमको 10 रुपया 5 रुपया इकट्ठा करके कॉलेज शुरू कराया उन्होंने, इस कॉलेज को उन्होंने खुद इस्टेब्लिश किया। वो रह नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई थोड़े दिन बाद ही, लेकिन वो एक कमरा कुछ ऐसा करके उन्होंने बना दिया। एक हम लोग जहां तक अपनी, बाकी शहर में जाओ तो भाई अब उन्हीं के समय से जो ITI थी उन्हीं की लाई हुई थी, तो उस समय की फैमिली उन्हीं के नाम पे चल रही है। तो यूँ कहे कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिससे जो है वो, और क्या वजह है, क्या लगता है कि भाई इसमें जो गांधी परिवार का एक एहसान है रायबरेली के ऊपर? सर मैं, आप अगर अलग राय रखते हैं तो आप बता सकते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं डॉक्टर संजय भारती, एसोसिएट प्रोफेसर B.Ed विभाग। गढ़ शब्द जो है वो राज सत्तात्मक शब्द है, मैं इस शब्द को नहीं चुनूंगा। ये उन्होंने एक सेवा के रूप में इस जनपद को चुना, और यहाँ वाकई उन्होंने बहुत कुछ किया। ITI के अलावा तमाम एंसिलरीज, पेपर मिल, और ये सारी चीजें जो है इंदिरा जी की देन हैं इस जनपद के लिए।
दूसरी चीज, उसके बाद फिर जब सोनिया जी इसका प्रतिनिधित्व करने लगी तो उन्होंने भी रेल कोच फैक्ट्री, एम्स, ऐसी तमाम सुविधाएं दी यहाँ के लोगों को। राजीव गांधी पेट्रोलियम, निफ्ट, इस तरह के तमाम संस्थान उन्होंने बड़े बड़े इस जनपद का इसका इम्पैक्ट जो है वो इसका इम्पैक्ट नजर आता है चुनाव में। आप बताइए। चूँकि मैं तो रायबरेली में पैदा ही हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, और शुरुआत में जब हम लोग गांव में थे, बचपन में इंदिरा जी का चुनाव होता था तो उसको देखते थे। तो जैसा एक रायबरेली में गढ़ की बात है, तो गढ़ इस तरह से रहा कि 1921 से पंडित जी ने जब यहाँ से किसान आंदोलन से जुड़ाव पैदा किया था, तो वो अभी प्रियंका जी ने अपने एक भाषण में उसका जिक्र भी किया, भावनात्मक संबंध बनाने के लिए। तो पंडित नेहरू जी ने असल में रिलेशन बनाया था रायबरेली से और रायबरेली के कांग्रेसियों से, और फिरोज़ साहब को उन्होंने अपनी विरासत सौंपी थी कि हमारा जो है वो संबंध जो है फिरोज़ साहब के द्वारा रहेगा रायबरेली से। और फिरोज़ साहब ने भी अपना जो कार्यकाल है वो रायबरेली वासियों की आवाज़ को सदन में रखा था। उसके बाद ये हुआ कि जब इंदिरा गांधी जी ने इस क्षेत्र को संभाला तो विकास के काम तो उन्होंने किए, जैसे एनटीपीसी ऊंचाहार में फिरोज गांधी उच्च तापीय परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना उन्होंने इस्टेब्लिश करी। आईटीआई अभी बताया उन्होंने इस्टेब्लिश करी। ऐसे तमाम सारे जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो संस्थान स्थापित किए और जिससे रोजगार का सृजन हुआ। लेकिन एक दुर्भाग्य रहा रायबरेली का कि रायबरेली का जो विकास है वो कांग्रेसियों की मकड़जाल में फंस गया। यहाँ पूरा जो कांग्रेस का जो तंत्र रहा वो कांग्रेस के लोगों ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए उसको यूज किया। आईटीआई फंस गई यूनियन बाजी में। जो 7,000 कर्मचारी थे और जो नेशनल इंटरेस्ट का और राष्ट्रीय गौरव का जो प्रतीक बनना चाहिए था, वो इस कगार पे आ गई कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किल आने लगी उसको। इस घाटे को बर्दाश्त करते हुए सरकार कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, और वो बंद हो गई। बंद होने कगार पे उसका समझ लीजिए वो मरणासन अवस्था में चल रही है। उसके 100 के अंदर ही कर्मचारी हैं उसमें। अभी मोदी सरकार ने उसमें कुछ नई योजनाएं लागू करी है जिससे उसको जीवन दान मिला हुआ है। ऐसे ही जो पेपर मिल की बात है, पेपर मिल भी वो कर्मचारियों के राजनीति, और वो भी उसके पीछे भी कांग्रेसी जो है कब्जा करने की प्रवृत्ति, फ़ायदा उठाने की प्रवृत्ति और सत्ता का हौब दिखाकर वो अपना लाभ उठाते रहे। उसी चक्कर में फिरोज गांधी तापी परियोजना का भी बुरा हाल था। उसको मुलायम सिंह सरकार ने, जो आज कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो अन्य उपक्रमों को बेच दे रही है, उन्होंने उसको एनटीपीसी को बहुत कम दाम में बेच दिया था। उसकी इस हालत के पीछे भी यहाँ के लोकल जो पॉलिटिक्स है वो जिम्मेदार रही है। तो कहने का मतलब है कि विकास तो उन्होंने ऊपर से भेजने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेसी थे उन्हीं की इच्छा को वो पूरा करने का एक माध्यम बनते गए। एक बात बताइए, जो अगर इतना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी का गढ़ जो बाहर मीडिया के द्वारा प्रचारित है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं जीतता है? वो सर लोकल पॉलिटिक्स है। अब देखिए वो उसमें कहीं ना कहीं फिर वो दूसरे सिस्टम आने लगते हैं। मतलब ये कहें कि भाई ये जो लोगों का जो समर्पण है वो सिर्फ गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। अब सर ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये हमको भी लग रहा है कि भाई सांसद ही तो जीत रहा है लगातार। सांसद जीत रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ गांधी परिवार का व्यक्ति जीत रहा है वो तो ठीक है, लेकिन गांधी परिवार के बाहर का अगर कोई कांग्रेस पार्टी से खड़ा होता है विधायक बनता के लिए तो उसे वोट नहीं मिलता। अब वो लोकल यहाँ के ये लोकल पॉलिटिक्स की वजह से हो सकते हैं। मनीष जी, उसमें एक ये रहा ना कि जितने लोकल पॉलिटिशियन इसमें कांग्रेस से जुड़े वो निहित स्वार्थों वश जुड़े। उनका अपना निजी स्वार्थ रहा जिसको जनता पहचान लेती है कि इनके निजी स्वार्थ हैं। इसलिए जब कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के लोग लड़े तो जनता ने उनका तो साथ तो दिया, लेकिन जो बिचौलिए का काम किए, जो कांग्रेस का नाम इस्तेमाल करते हुए अपनी गोटी जिन्होंने सेकी, और ऐसे बहुत सारे लोग रायबरेली में वो गिन जाएंगे, उंगलियों पे उनके नाम गिने जा सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के गांधी परिवार के जनता से जुड़ाव को बीच का एक माध्यम बनाकर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई और अपनी हैसियत बनाई। वो सिर्फ चुनाव लड़ते थे दिखाने के लिए, अन्यथा उनको पता रहता कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और वो सिर्फ उन्होंने अपने मकान बनाए, अपने प्रॉपर्टीज़ बनाई करी और बहुत सारी संपत्तियां अर्जित करी। वो सही मायने में राजनीतिज्ञ नहीं बने। कांग्रेस ने यहाँ नेतृत्व तो नहीं तैयार किया, कांग्रेस ने यहाँ बिचौलिए तैयार किए, कांग्रेस ने यहाँ एक वर्ग ऐसा तैयार किया जो जनता का शोषण करता रहा हमेशा से।
लेकिन जनता जो है वो सिर्फ कांग्रेस परिवार, कांग्रेस गांधी परिवार के माया जाल में, मोह में लगी रहती थी और वो उनको जिताती रहती थी। ये ऐसा भी लगता है कि रायबरेली के लोगों को लगता है कि नहीं भाई, कोई है हमारा जो दिल्ली में रायबरेली का नाम रोशन करता है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब जो है आपको ये बात पहले से समझनी पड़ेगी कि एक समय था जब कांग्रेस का कोर वोटर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम था। अब आप आए मेन बात पे। बीच में जो आपने अभी सवाल किया ना कि जो है विधानसभा क्यों नहीं जीतते हैं, केवल लोकसभा जीतते हैं, तो कोर वोटर जो है ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम। अब जब कांसीराम का उदय होता है तो दलित वोटर खिसकता है, और इन तीन में से अगर कोई एक वोटर खिसक जाएगा जिसका मास है, दलित वोटर कम से कम हर लोकसभा में 20% से 30% के बीच होता है, वही लमसम उसका विधानसभा में भी रेशियो रहता है। तो किसी भी लोकसभा या विधानसभा से अगर 20 से 30% वोटर खिसक जाएगा तो वो पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि ये खिसक जाता है विधानसभा में? और कंप्लीट सर, अब मैं क्वेश्चन समझ गया हूं, उसके उत्तर पर आ रहा हूं। जब कांसीराम का उदय होता है तो दलित वोटर खिसकता है, तो वहीं से आप पूरे देश में आप देखेंगे कांसीराम का उदय और कांग्रेस का डिग्रेडेशन, है ना। तो जब इधर ये हो रहा है तो वहीं से प्रदेशों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है। अब वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना शुरू करती है, और पिछले 25-30 साल हो गए अभी तक वो सर्वाइव नहीं कर पाई प्रदेश में। रही बात कि यहां पर जो है वो गांधी परिवार क्यों आता है, तो जैसा इन्होंने कहा ना कि बिचौलिए, ये सच है, बिचौलिए तैयार किए गए। और जिस तरह से ये चुनाव नहीं होता, ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं है। यही नहीं, हर वीआईपी सीट या उस तरह की दबंग सीट वो मैनेजमेंट है। यस, पैसे का खेल है, मैनेजमेंट है। अब हम लोग चूंकि ऐसे पैसे में कि नाम नहीं जानते, सब हैं कौन मैनेजर है, किसके यहाँ क्या होता है, कैसे चीजें पहुंचती हैं। और चूंकि मेरे पिताजी, मैं बचपन से इस बात का साक्षी हूं कि 1984 में जब बसपा बनी तो पहला चुनाव विधानसभा का मेरे पिताजी रायबरेली से लड़े, और वो बसपा के जिला अध्यक्ष थे। उस समय क्या सिचुएशन थी आपने देखा है? मैंने उसे अपनी आंख से देखा है। यहाँ धुन्नी सिंह जी का जलजला देखा है, यहाँ की माफियागिरी देखी है, यहाँ का वो सारी सामंतशाही देखी है। वो उससे देखते 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 मैं चला आ रहा हूं। अब एक बात बताइए कि अब आते इस चुनाव में सोनिया गांधी चली गई और राहुल गांधी जी आ गए, तो अमेठी के तो लोग कह रहे हैं कि तो बड़े निराश हैं, कांग्रेस वर्कर्स वगैरह सारे लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं उसको। अब मुझे बताइए कि क्या विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, या फिर उनको कोई चैलेंज जो इस वक्त जो चुनाव जो चल रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी हार सकते हैं? अब सर देखिए, इस पर क्या प्रक्रिया दे, लेकिन हाँ मतलब फर्क है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो अपोनेंट है शायद वो राहुल गांधी के स्ट्रेचर के ना हो, ऐसा लगता है मुझे। और कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस में ही थे अभी थोड़े दिन पहले तक। अब इसका उत्तर हम क्या दें, लेकिन है, पब्लिक की सिंपैथी उनकी तरफ है, राहुल गांधी की तरफ, ऐसा लगता है, क्योंकि वो गांधी परिवार से जुड़े हैं। अब वो रिजल्ट में कितनी आएगी मैं आपको बताता हूँ और क्लैरिटी से बताता हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं मिला, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो भाजपा ही हैं, लेकिन वोट राहुल गांधी को देंगे। अब देखिए, मैंने कहा देखिए मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई मोदी 400 पार कर ले, 500 पार कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते हैं कि मोदी सरकार बने, लेकिन यहाँ वोट जो है हम राहुल गांधी को देंगे। ये क्या है? असल में राहुल गांधी के आने से जैसे रायबरेली वासी बड़े अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं।
जो 5 साल का जैसे भाजपा सरकार ने, भाजपा के लोग ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी इलेक्शन जीतने के बाद सर्टिफिकेट तक लेने नहीं आई, तो वो उसको प्रचारित कर रहे थे कि ये बड़ा रायबरेली का दुर्भाग्य रहा। लेकिन रायबरेली की जनता उसको दूसरे रूप में ले रही है। वो ये मान रही कि चलिए हमारा नाता जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, वो राहुल जी आ गए हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो जितना जो है ये विपक्ष भाजपा प्रचारित कर रही है उसको कि ये रायबरेली से उतना जुड़ाव नहीं है, लेकिन जनता जो है वो दूसरे तरीके से जुड़ाव प्रचारित। वो बात होती है कायदे की। जो जनता मोदी जी से जितना कनेक्ट है, योगी जितने के सुरक्षा के नाम पे बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट है, लेकिन जब प्रतिनिधि चुनने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा से निराश हुई है, क्योंकि इतने दिनों तक भाजपा का प्रत्याशी न घोषित किया जाना, और जब घोषित किया गया तो एक स्थानीय जो प्रत्याशी घोषित किया गया, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के जो राष्ट्रीय कद है उसके अनुरूप भाजपा का प्रत्याशी रहा। इसका जो है असर ये निश्चित रूप से चुनाव में दिखा। मतलब वीक कैंडिडेट एक फैक्टर है, अपार्ट फ्रॉम एक गांधी परिवार के लिए जो एक समर्पण की भावना बहुत सारे लोगों में, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का वीक उम्मीदवार भी एक फैक्टर है। सर, उसके साथ साथ मैं इस बात से सहमत हूं, उसके साथ साथ इस चुनाव में भाजपा के पास अपने 10 सालों का गिनाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो केवल मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, इन्हीं मुद्दों पर, राम मंदिर, इन्हीं मुद्दों पर जो मुद्दे ईसीआई ने बैन किए हुए कि इन मुद्दों पर वोट नहीं मांगे जा सकते, उन मुद्दों पर ही मोदी जी बात कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जबकि राहुल गांधी जी का आप जो है मैनिफेस्टो देखिए तो उसमें वो सीधे क्लियर कट बात करते हैं कि 80 दिन के अंदर मैं 30 लाख नौकरियों की, जो इस देश के युवाओं की आवश्यकता है, इस देश के पब्लिक की आवश्यकता। आप बताएं सर कि अगर कोई राजनेता ये कहता है कि मैं अपने 80 करोड़ पब्लिक को अगले 5 साल तक अनाज दूंगा, तो ये किसी देश के लिए गर्व करने की बात है या शर्म करने की बात है? देखिए, अब ये तो बड़ा ही आपने ऐसा सवाल कर दिया कि जिसका जवाब जो है देना बहुत ही आसान है। कारण क्या है, अगर आप इक्वालिटी लाना चाहते हैं, अगर आप ये कहेंगे कि अगर इसी आंकड़े में जस्ट टर्न कर दूं लॉजिक कि कितने करोड़ लोगों को आप अभी तक 70 साल 75 साल तक रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये अच्छी बात है या खराब बात है? अब देखिए, कारण क्या है, दीज आर अफर्मेटिव एक्शंस। ये जो अनाज देने की बात इसलिए आई कि कोरोना काल के समय अचानक से महामारी हो गई। अगर ये अनाज नहीं दिया गया होता तो आप डेड बॉडीज काउंट नहीं कर पाते, कोरोना से ज्यादा लोग भूखे मरते। ठीक, एक बात और मैं बोल दूं, बस उसका अनाज हम लोग पहले पढ़ते थे, आप लोग भी बच्चों को पढ़ाते थे कि अनाज हिंदुस्तान का सरकारी गोदामों में सड़ जाता है, वो चला जा रहा है, कोई खा ले रहा है। आई डोंट थिंक ये, मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठ के एक जार्गन किस्म की बात कि भाई इतने लोगों को, ये डिबेटेबल है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन हम ये कहें कि अगले 5 साल तक हम देते रहेंगे, बजाय इसके कि हम तुमको उसके काबिल बनाएं। देना भाई, एक कोरोना काल आया, उसमें सरकार ने गोदामों के आंट बांटे, भूखमरी रोकी, अच्छी चीज है। एक समय में इंदिरा जी बाहर से ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगा के दिया करती थी, है ना? लेकिन हम जनता को किस काबिल बना रहे हैं? हम जनता को उसके काबिल बनाने का वादा करें, न कि भीख देने का वादा करें। देखिए तो हाँ बताइए। जब हम देख रहे हैं कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो WHO वगैरह जो भी कह रहे हैं कि भारत में गरीबी स्तर से बहुत सारे लोग ऊपर उठ गए, उनके पीछे जो मोदी सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, ये बहुत बड़ा रोल है उसका कि क्यों उनका स्वास्थ्य स्तर बढ़ा है, सुधरा हुआ है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, देख लीजिए, जो 5 लाख तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो गरीबों में जो हीन भावना रहती थी ना कि उनका कोई नहीं है,
हुई हैं सो जो राम रचि राखा वाले दौर में जी रहे थे। उनको लगा कि नहीं, हाँ सरकार जो है वो कल्याणकारी व्यवस्था के तहत कार्य कर रही है, उनको जो है राशन उपलब्ध करा रही है, भूखमरी भूखों नहीं मरने दिया, निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराया। कोरोना काल में कितने कम उस पर दुनिया भर में बहुत सारी मौतें हुई, भारत में कितनी कम मौतें हुई, इसको मोदी सरकार ने कितने अच्छे तरीके से निपटा। ऐसे ही सुरक्षा का विषय हो, योगी सरकार ने यहाँ पे 6 बजे के बाद बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती थी, उसको योगी सरकार ने कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया कि आज गांव की लड़कियां 12 बजे तक आप निकल जाइए, रात में भ्रमण कर रही हैं, साइकिल चला रही हैं। देखिए, ये मुद्दे तो होते रहते हैं। देखिए, हर स्टेट का अपना अपना, हर मुख्यमंत्री का अपना अपना एक ये होता है। आप ये बात लास्ट में, अब राहुल गांधी आराम से जीतेंगे, मामला फंसेगा, लाखों लाख वोट से जीतेंगे, या फिर कोई अनहोनी हो सकती है उनके साथ अमेठी वाली? अब सर अमेठी वाली तो नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब वो मार्जिन क्या होगा इसके बारे में बहुत बड़ी, कंफर्टेबली वो जीत रहे हैं। मेरे ख्याल से जीत जाना चाहिए। चुनाव अगर यहाँ राहुल वर्सेस मोदी हुआ तो राहुल फंसेंगे, जो कि मुझे अभी लग नहीं पा रहा है कि वो उस दिशा में जा रहा है। चुनाव यहाँ राहुल वर्सेज स्थानीय का हो गया है, इसमें मुझे राहुल बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं तो टेलीविजन के ऊपर रायबरेली इलेक्शन वगैरह चल रहा है, यहाँ माहौल आप देख रहे हैं, ठंडा है, वैसे भी ठंडा है। यस यस, नहीं, राहुल जी, मुझे लगता है कि चूंकि जो भाजपा के स्थानीय प्रत्याशी हैं वो पिछली बार सोनिया जी से लड़े थे, तो वो 1,87,88,000 से हारे थे। मुझे लगता है कि राहुल जी अपनी मां की मार्जिन को पार करेंगे, उससे ज्यादा मार्जिन से जीत, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो ये आपने सुना फिरोज गांधी कॉलेज के प्रोफेसर्स की बात। कोई ऐसा नहीं कि कोई बायस्ड ओपिनियन इन लोगों ने दिया, जो बात पते की थी उन्होंने बताया। अब आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में कि ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी, उसके कौन से ऐसे आयाम हैं जो अगर नहीं होते तो राहुल गांधी का ये सीट फंस सकता था और राहुल गांधी हार भी सकते थे। ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप लोगों का धन्यवाद, हम बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। थैंक यू। और आप दोबारा विजिट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा विजिट करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो हमें उन सवालों का जवाब मिला कि क्या वाकई रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है या नहीं है। तीनों प्रोफेसर्स की बातों से जो एक बात समझ में आ रही है वो ये कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जब यहाँ चुनाव लड़ता है तो लोगों को लगता है कि एक बड़ी पर्सनालिटी रायबरेली को रिप्रेजेंट कर रही है। गांधी परिवार चूँकि कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि सर्वोच्च अधिकार रखता है पार्टी के ऊपर, साख है, उस परिवार का नाम है, इस वजह से लोग गांधी परिवार के उम्मीदवारों को वोट यहाँ पे करते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। कारण ये है कि जो इन लोगों ने बताया वो इस बात की ओर रेखांकित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के काडर यहाँ नहीं है, बिचौलिए हैं, नेता हैं, वो कार्यकर्ता जो वोट को मैनेज करते हैं। तो कुछ गांधी परिवार के प्रति प्रेम और कुछ पैसों का खेल, मैनेजमेंट, कुछ दलाली, ये दरअसल रायबरेली के कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इन तीनों से पता चला वो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कोई हाई प्रोफाइल होता तो मामला कुछ और होता। रायबरेली कांग्रेस पार्टी की गढ़ बच नहीं पाती 2024 में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।